जी, हम शनि के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि शनि की साढ़े साती और ढैया किस राशि में जाकर के कौन-सा प्रभाव डालती है और कैसा फल देती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, एक समझने की बात ये है, हम सभी बातचीत आपस में जो कर रहे हैं समझिएगा कि शनि की साढ़े साती और ढैया में मनुष्य को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कतें परेशानियाँ वहाँ आती हैं। इस बात पर निर्भर बहुत ज़्यादा करेगा कि शनि की स्थिति कैसी है। साथ में चंद्रमा की स्थिति उतनी ही ज़रूरी होगी देखनी कि चंद्रमा कैसा है, किस घर का है, किस राशि का है। जी। शनि की स्थिति को देखिए। सबसे बड़ी बात है, अगर क्योंकि न्याय के देवता कहलाते हैं शनिदेव, कि अपने कर्मों के हिसाब से न्याय करते हैं, उसी प्रकार का फल करते हैं। जो भी पाप कर्म होंगे उसका सारा लेखा जोखा आपके साढ़े साती या ढैया में सामने आएगा। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे काम करना, अच्छी नीयत रखना, किसी को चीट ना करना, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। अगर हम अब उपाय पर आए, हम जब शनि की स्थितियों को खराब कैसे कह सकते हैं? नीच राशि के हों, सूर्य के साथ हों, अस्त हों, राहु के साथ हों, तो ये ऐसी स्थितियां हैं शनि की जो कि आपको पीड़ा देगी ही देगी। साढ़े साती आ जाए, ढैया आ जाए, उसकी महादशा या अंतर्दशा आ जाए, तो आपको कष्ट होना निश्चित है। इसके अलावे चाहे कितने अच्छे योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं, शनि की युति अगर सूर्य के साथ है, राहु के साथ है, नीच राशि का है, तो प्रॉब्लम पक्की है। उपायों की बात करते हैं। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि उपाय क्या करें। उपायों में बहुत आसान सी चीजें बताई जाती हैं कई बार, लेकिन वो उन लोगों के लिए काम करेंगी जिनका मन साफ होता है, कर्म सही होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा जरूर है, लेकिन इस समय में भी आप क्या कर रहे हैं ये भी चीजें बहुत ज्यादा निर्भर करेंगी। शनि महाराज के मंदिर जाना शनिवार को, बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि दिन के समय में ही मंदिर चले जाया करते हैं। हमेशा शनि मंदिर जाना है तो शाम के समय सूर्यास्त के बाद जाइए। पहला एक पॉइंट नोट करने का उपाय के, जब भी आप उपाय किसी को बताएं तो शनि महाराज के लिए शाम को जाएं। जी, सूर्य की उपस्थिति में कभी भी शनि महाराज का कोई किसी तरह का उपाय नहीं होता, ये पहली बात नोट करना। दूसरा, कोई भी बीज मंत्रा में करना हो, जाप करना हो, मंदिर जाकर तेल चढ़ाना हो, सब कुछ शाम के समय में होगा, या फिर सबसे सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त है इसमें होगा। पीपल का वृक्ष सबसे ज्यादा जरूरी है शनि के उपायों के लिए। और जो तीसरी मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो हर एक चीज का मूल है, अगर आपने शनि के उपाय को देखना है, शनि के लिए आपने मंदिर जाना किसी को बताया, वो मंदिर जा रहे हैं, बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दूसरे ही दिन से, रविवार से, अपने जो जो सहकर्मी है, अपने नीचे सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं, घर में जो मेड्स आती हैं, या जो भी हमारे ऐसे लोग हैं जो हमारे सहयोगी हैं, उनको बार बार पर टोकते रहना, उनका पैसा समय पर ना देना, धोखाधड़ी करना, किसी के पैसे को लेकर वापस ना देना, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन बहुत ज्यादा करना, तो आप जितने मर्जी शनि के उपाय कर लो वो कभी ठीक नहीं प्रभाव देंगे। ये सबसे मूल बात है जो हर जगह सुनने में नहीं आएगी। जी। इन बातों को ध्यान रखना शनि के लिए बहुत जरूरी है। जी, अब आप ये बता दें, हमें नहीं पता है कि मांगलिक दोष, कुछ लोग तो ये बोलते हैं, कुछ हमारे ब्राह्मण आचार्य ये बोलते हैं कि कुंडली में उन्हीं भावों में शनि राहु केतु के रहने से मांगलिक दोष खत्म हो जाता है या कट जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हम कुंडली मिलान करते हैं तब अपोजिट वाली कुंडली में राहु केतु शनि यानी पाप ग्रह जो भी रहते हैं तो अपोजिट वाली कुंडली के मंगल दोष को खत्म कर देते हैं। क्या ये सत्य है? दोनों ही बातें सत्य है, दोनों बातें ठीक है। कैसे, ये और बताएं। कैसे होंगी? देखिए, सपोज करें कि अगर हमने आपकी कुंडली को लिया, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बना है, उसका परिहार बहुत तरीकों से होता है, ना केवल राहु केतु से, और बहुत से ऐसे योग या राशियों पर निर्भर करता है, नक्षत्रों पर निर्भर करता है, जिससे मांगलिक दोष का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। राहु या शनि से तो होगा ही, क्योंकि अगर उन्हीं स्थानों में अगर मंगल के साथ में अगर शनि या राहु हो जाए, या राहु की दृष्टि अगर मंगल पर हो जाए, गुरु की दृष्टि अगर मंगल पर हो जाए, तो इसका परिहार होता है। कुछ राशियां हैं ऐसी, वो डिपेंड करेगा कि किस घर के अंदर, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपको मैं बता दूं कि द्वादश भाव में जब मंगल बैठता है तो मंगलिक दोष बनाता है, लेकिन अगर वो गुरु की राशि में होगा तो यहाँ पर उसका परिहार होगा। बहुत कम लोगों को पता होगा कि द्वादश भाव में मंगल का होना, लेकिन अगर गुरु की राशि है तो वो उसका जो प्रभाव है, जो मांगलिक प्रभाव है, वो कम हो जाएगा। यही स्थितियां अगर दूसरी कुंडली में अगर हम देखें, जो अपोजिट कुंडली है, उसमें अगर जहां मंगल पहली कुंडली में बैठा है मांगलिक दोष बनाता हुआ, उन्हीं भावों में अगर शनि बैठ जाए तो सेम प्रभाव मिलेगा।
ऐसे में शादी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो दोनों ही बातें सत्य है ये। जी हमारा ये जानना है जी, जैसे कि हमारी लग्न कुंडली है और हमारी लग्न कुंडली में राहु और गुरु और बुध तीनों एक जगह पर लग्न में बैठे हुए हैं, तो ये कैसा प्रभाव देगा, राहु, कैसा फल गुरु देगा? और बुध। बुध जी, देखिए गुरु और बुध की युति तो अत्यंत बेहद शुभ है। जी अब आपने कहा कि राहु भी साथ में है, गुरु और बुध तो बहुत अच्छे हो गए। जी जी ये जो हम कर्म कांड की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, या किसी तरह की कंसल्टेंसी की शिक्षा की बात करते हैं, तो ये काम देने वाला गुरु और बुध ही है। जी यहाँ पर वाणी का प्रयोग आप कर अपने धनोर्जापार्जन का या इनकम का हम जो बात करते हैं, यहाँ से आपका धन का आना निश्चित करते हैं। अब राहु की बात करेंगे, जो मेन एक पॉइंट, जी जी गुरु और राहु का जो युति है, जो इनका संबंध है, ये गुरु चांडाल दोष बनाएगा। यहाँ पर आप ये बात नोट करिए, क्योंकि आपकी जब तक मैं कुंडली को ना देख लूं, क्योंकि उनके दोनों के अंश कितने हैं जी जी इस बात पर बहुत सी चीज डिपेंड करेगी। अगर दोनों का आपस में संबंध बहुत नजदीक का है, उनके अंश बहुत पास पास हैं, तो ये आपके ज्ञान में कोई ना कोई कमी देते रहेगा। आपको कोई ना कोई विचलित दिमाग में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता रहेगा जिससे ज्ञान से कई बार विमुख होने के भी चांसेस बने। जी जी अगर अंश दूर हैं तो ऐसा नहीं होगा, और गुरु उसमें वृद्धि करेगा, राहु के प्रभाव को कम कर देगा। गुरु के साथ साथ में अगर हमने बुध की बात की, बुध और राहु की युति जड़ योग है। यहाँ पर भी वही सेम चीज आप देखिए, अगर अंशों में डिफरेंस है ज्यादा जी तो प्रभाव ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन अब बहुत पास है तो राहु बुद्धि को फेरता है। जड़ योग, जैसे जी, हमें जी। नाम से पता चल रहा है कि जड़ योग बुद्धि का सही वक्त पर प्रयोग नहीं करने देता। हमारे खुद के डिसीजन ऐसे हो जाएंगे जिस वजह से हम अपना लाभ की बजाय हानि करा बैठे हैं। ये है गुरु चांडाल दोष। जी अगर आपकी कंपनी खराब हो, आपके जो साथ में रहने वाले लोग हैं, आपके जो यार दोस्त हैं, ऐसे लोग खराब मिलने शुरू हो जाएंगे, उनकी वजह से आपकी बुद्धि फिरनी शुरू हो जाएगी। तो ये चांडाल दोष का सबसे बड़ा दोष है। और कुछ काल सर्प योग के बारे में बताइए। काल सर्प की बात करें, देखिए कई लोगों जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कई विद्वान हैं, उनका ये मानना है कि काल सर्प दोष होता ही नहीं, लेकिन बहुत सी पुस्तकों में इसका प्रमाण मिलता है कि काल सर्प दोष है, और 12 तरीकों का ही होता है। एक एक घर के हिसाब से, एक एक जो हमारा भाव है कुंडली का, एक एक के हिसाब से 12 प्रकार का काल सर्प दोष बताया गया। क्योंकि ये बहुत पुरानी कथाएं भी हैं जिससे संबंधित काल सर्प के बारे में हमें वहां पर भी प्रमाण मिलता है कि ये तो होता है। अब जब राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह जब आ जाते हैं तो उसको काल सर्प दोष बताया जाता है। यहाँ पर एक विकल्प बताऊंगी मैं, जो कि बहुत कम जगह सुनने को मिलेगा आप लोगों को। कुंडली में देखते ही ये कह दिया जाता है कि ये काल सर्प दोष है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर, एक घर में और उसके सामने घर में राहु और केतु बैठे हुए हैं, सारे के सारे जो ग्रह हैं उनके बीच में आते हैं, तो कोई भी कहेगा कि ये काल सर्प दोष है। लेकिन इसमें यहाँ ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या, क्योंकि राहु और शनि जो है, राहु और केतु जो है वो हमेशा वक्री चलता है, उनकी चाल को देखना बेहद जरूरी है ये निश्चय करने के लिए कि ये काल सर्प दोष एक्टिव है या अनएक्टिव है, पूरा काम प्रभाव अपना देगा या नहीं देगा, ये नाम मात्र को है या ये पूरा प्रभावित है। केवल इसी एक पॉइंट से आपके पूरे जीवन का चक्र बदल सकता है। 12 प्रकार के जो काल सर्प योग हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से नाम का कौन सा काल सर्प योग? देखिए उसके लिए ना ये पूरा डिटेल एक वीडियो हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि 12 प्रकार का शंखचूड़ है, वासुकी है, बहुत सबके अलग अलग नाम है और अलग अलग प्रभाव है। एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि चतुर्थ भाव में अगर आपका राहु बैठा है और सामने अगर आपके केतु बैठा है, तो चाहकर भी आपके घर में शांति नहीं रह सकती, परिवार में कलेश रहेगा ही, आपको सहयोग नहीं मिल पाएगा परिवार का, माता से विच्छेद रहेगा या उनकी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम रहेगी आपके होने के बाद से। प्रॉपर्टी में जब भी इन्वेस्ट करेंगे आपको बड़ा देखभाल का करना पड़ेगा। आपने कई बार देखा होगा ना कि बहुत से लोगों के साथ प्रॉपर्टी को लेते वक्त चीटिंग हो जाती है या उनको कोर्ट कचहरी करनी पड़ती है। ये कुछ उदाहरण इस चीज के भी हैं। तो ये अलग अलग भावों के, अगर हम एक एक भाव से पूरे 12 की चर्चा करने लगेंगे तो ये बहुत लंबी बात जाएगी, तो किसी और नए सेशन में इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि वासुकी, शंखचूड़, ये बहुत सारे ऐसे काल सर्प हैं जिसका प्रभाव अलग अलग है अपने अपने भाव के हिसाब से, और अगर वो नीच के बैठे हों और या वो उच्च के बैठे हों, इस पर भी बहुत सारे प्रभाव जो है वो डिपेंड करते हैं। आपसे जो प्रश्न किए हमने उनसे हमें बहुत संतुष्टि हुई। हमारे जो भी विचार थे हमने आपके सामने रखे, और जो आपने पूरी तरीके से उनको समझाया है हम समझे भी हैं उसको, और कोशिश करेंगे आगे भी आपसे प्रश्न करते रहें, उनका समाधान हमसे मिलता है। जी,
आपको ये बहुत- क्लासेस लेने का जो मकसद है ना वो मेन यही है कि जो भ्रांतियां हैं ना समाज के अंदर एस्ट्रोलॉजी को लेकर, कई लोग का ये मानना है कि एस्ट्रोलॉजी होती ही नहीं है बहुत से लोग नहीं बिलीव जी करते, जी या समझने समझाने में कई बार बड़ा वहम कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ईश्वर ने छोटा मोटा ज्ञान दिया है उसके माध्यम से थोड़ा बहुत किसी को कुछ बता सके। तो ये नहीं दीदी जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में बैठा। बहुत शुक्रिया आप धन्यवाद। दी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे भोलेनाथ से कि आपकी ज्ञान की वृद्धि को भोलेनाथ और बढ़ाते रहें, और हमारे यहाँ जो 5 ब्राह्मण यहाँ पर उपस्थित हैं, और हमारा आप सबके ऊपर बहुत ही आशीर्वाद भी है। और हम राधा रानी से बरसाना जा करके प्रार्थना भी करेंगे कि किशोरी जी की आप पे पूर्ण कृपा बरसती रहे, और आप अपने जीवन में लोगों का उद्धार करते रहें और उनको अच्छे रास्ते दिखलाते रहें। यही हमारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।